गुड इवनिंग फ्रेंड। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी को, जिसमें हमने बताया था कि व्यापार कब होता है जब वास्तविक लागतों में अंतर पाया जाता है। किसी वस्तु की वास्तविक लागतों में जब अंतर होता है तब व्यापार होता है। और वास्तविक लागतों में अंतर 3 प्रकार से होता है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला था एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। निरपेक्ष लागतों में अंतर, उस पार्ट को हम कवर कर चुके हैं। चलिए दूसरे पार्ट की बात करते हैं, यानी कि कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। क्या है आज हमारे पास टॉपिक? कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। पहले वाला जो था वो दिया था एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, निरपेक्ष लागत वाला। और ये वाला जो है तुलनात्मक लागत का जो है वो दिया है डेविड रिकार्डो ने। सेम अजम्पशन होगी, अजम्पशन वही आपको सारी करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी अजम्पशन थी उसके अंदर? कि 2 देश हैं, 2 देश हैं, 2 ही गुड्स बना रहे हैं, ठीक है ना, 2 ही वस्तुएं बनाई जा रही है, और 2 ही लेबर यूनिट है, ठीक है ना। लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर दोनों बराबर है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यातायात लागत नहीं है। साधन एक देश के अंदर गतिशील है, 2 देशों के अंदर गतिहीन है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड करने वाली सभी कंट्रीज़ के बीच के अंदर क्या है? सभी कंट्री के अंदर क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कौन सी एजम्पशन थी मेन हमारी? कि ट्रेड क्या है? इक्वल है, बैलेंस है ट्रेड के अंदर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर है, ठीक है। और लेबर की यूनिट जो है वो होमोजीनियस है। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर देखें तो वो लेबर के रूप में देखें कि कितनी लेबर लगाई जा रही है किसी वस्तु का उत्पादन करने में, और किसी वस्तु को बनाने में कितनी लागत आ रही है ये बताएंगे लेबर के रूप में, ठीक है ना। किसी तरह का कोई कैश या मुद्रा के रूप में बात नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये सारी सेम अजम्पशन आपको लिखनी है। इसके अंदर भी अगर अकेली ये चीज़ आती है क्या कि कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, या आ जाती है डेविड रिकार्डो की थ्योरी, ठीक है ना, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, तो इसके अंदर आपको ये करना है, ठीक है। वो पहली थ्योरी थी, उसको इसके अंदर शामिल कर लिया गया, ऐड कर लिया गया है, ठीक है ना। वो थ्योरी अलग से है, वो जो हमने पहला पार्ट किया है ना वो अलग से थ्योरी है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी बोलते हैं उसको, एडम स्मिथ की थ्योरी। लेकिन वो वास्तविक लागतों में अंतर जो पाया जाता है वो 3 तरीके का होता है, तो उसमें से एक पार्ट बना दिया उसको एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि लागतों में तुलनात्मक अंतर। वहाँ पर क्या था कि एक देश एक चीज़ को दूसरे देश की अपेक्षा कम लागत पर बना रहा है, दूसरा देश किसी अन्य चीज़ को दूसरे देश की अपेक्षा जो है कम लागत पर बना रहा है। दोनों देशों के अंदर क्या था? अलग अलग चीज़ों को कम लागत पर बना रहे थे, और जो कम लागत पर बन रही थी चीज़ उसी का एक्सपोर्ट किया जा रहा था, यानी कि जिसकी लागत ज़्यादा आ रही थी उस चीज़ को क्या कर लिया जा रहा था? इंपोर्ट कर लिया जा रहा था, ये हो रहा था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के अंदर क्या है? कंपैरेटिव डिफरेंस होता है जब कॉस्ट के अंदर तुलनात्मक लागतों के अंतर जो होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? यानी कि एक देश दोनों ही वस्तुओं को दूसरे देश की अपेक्षा कम लागत पर बना लेता है, यानी सस्ती बनाता है दोनों ही चीज़ों को, और दूसरा देश क्या करता है? दोनों ही चीज़ों को पहले देश के मुकाबले अधिक लागत पर बनाता है, ठीक है ना। यानी दूसरे देश को हानि हो रही है चाहे वो कोई चीज़ को बढ़ाए, और पहले देश को लाभ हो रहा है चाहे वो कोई चीज़ को बढ़ाए, ठीक है ना। ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है ट्रेड हो सकता है। वो ट्रेड होता है कॉस्ट रेशियो के ऊपर। जिस चीज़ को बनाने में कॉस्ट रेशियो कम आती है, ठीक है ना, उस चीज़ को एक देश बनाएगा, ठीक है ना। यानी कि तुलनात्मक लाभ, 2 देश आपस में कंपैरिजन करेंगे दोनों वस्तुओं का और देखेंगे कि जिस चीज़ को बनाने में तुलनात्मक लाभ अधिक है, एक देश को तुलनात्मक लाभ होगा, दूसरे देश को तुलनात्मक हानि होगी। ये होनी तय है। क्यों है? क्योंकि एक देश एक वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों वस्तुओं को कम लागत पर बनाता है, और दूसरा देश दोनों वस्तुओं को जो है ज़्यादा लागत पर बनाता है। इसलिए एक देश को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। तो ट्रेड कैसे होगा? ट्रेड होगा कि एक देश तुलना करेगा कि उसे तुलनात्मक लाभ ज़्यादा हो, वो उस चीज़ को बनाएगा। दूसरा देश क्या करेगा?
उस चीज़ को कंपैरिजन करेगा और देखेगा कि तुलनात्मक हानि किस चीज़ को बनाने में कम आ रही है, यानी दोनों चीज़ों को बनाने में हानि आती है उसे, लेकिन वो देखेगा, तुलना करेगा कि कौन सी चीज़ को बनाने में कम हानि आ रही है, वो उस चीज़ को बढ़ाएगा। तो ये दो चीज़ें याद रखना, तुलनात्मक लाभ अधिक हो और तुलनात्मक हानि कम हो, वो उस चीज़ को बनाएगा। चलिए टेबल के ऊपर आते हैं। टेबल की बात करें तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, लेबर की 2 यूनिट का यूज किया जा रहा है। इंडिया और नेपाल 2 कंट्री है हमारे पास, इंडिया और नेपाल, यानी इंडिया के अंदर ट्रेड से पहले की सिचुएशन यहाँ तक है। इसके बाद में ट्रेड होगा, फिर क्या हुआ ट्रेड में वो होगा, ठीक है। चलिए ट्रेड से पहले देखते हैं। कंट्री इंडिया जो है वो चावल की 10 इकाइयाँ बनाता है 1 लेबर लगाकर, और गेहूं की 10 इकाइयाँ बनाता है 1 लेबर लगाकर, यानी इसको दोनों चीज़ें बनाने में सेम कॉस्ट आ रही है और लाभ हो रहा है दोनों चीज़ों में ही, ठीक है ना। कंट्री जो नेपाल है वो दोनों चीज़ों को अधिक लागत पर बनाती है, इसलिए उसे हानि होती है दोनों चीज़ों को बनाने में, इस चीज़ को बनाने में भी और इस चीज़ को बनाने में भी। तो ये कंपैरिजन करेंगे, क्या कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी चीज़ को, अब ये कौन सी चीज़ को बनाएगा, इंडिया कौन सी चीज़ को बनाएगा और जो है नेपाल कौन सी चीज़ को बनाएगा। यानी इंडिया तो इन दोनों में से किसी को बना ले चाहे, ठीक है ना, दोनों में लाभ हो रहा है, लेकिन फिर भी ये तुलना करेगा और तुलनात्मक लाभ जिसमें ज़्यादा होगा उस चीज़ को बनाएगा। तो तुलनात्मक लाभ और तुलनात्मक हानि जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट रेशियो निकालनी पड़ती है, ठीक है। चलिए कॉस्ट रेशियो निकालनी बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कंट्री इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे पहले 2 वस्तुएं पैदा हो रही है ना, तो दोनों वस्तुओं की कॉस्ट रेशियो देखेंगे। सबसे पहले है राइस, चावल का लागत अनुपात देखेंगे। तो भारत के अंदर चावल का लागत अनुपात देखेंगे तो ऊपर क्या आएगा, इंडिया की चावल की कितनी इकाइयाँ बन रही है, यानी कि 10/4 कर देंगे। और जब नेपाल का निकाल रहे होंगे तो 4/10 कर देंगे। समझ आई बात कि जब भारत के अंदर हम चावल का अनुपात निकाल रहे हैं लागत का, कि इंडिया में चावल की लागत का अनुपात क्या है नेपाल के साथ, ठीक है ना। यानी इंडिया के अंदर 10 यूनिट पैदा हो रही है चावल की, नेपाल के अंदर 4 यूनिट पैदा हो रही है। दोनों को डिवाइड कर दो, जो कॉस्ट रेशो आएगा उसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखेंगे इंडिया को चावल का उत्पादन करने में लाभ अधिक होता है या गेहूं का उत्पादन करने में लाभ अधिक होता है। अब गेहूं की भी लागत अनुपात निकाल लेंगे इंडिया के अंदर। जब इंडिया के अंदर निकालेंगे तो भारत वाला ऊपर होगा, यानी 10/8 कर देंगे। 10/8 करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा लाभ किस चीज़ को बनाने में हो रहा है, चावल को। यानी इंडिया किस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, राइस का। जब हमें पता चल गया इंडिया राइस का प्रोडक्शन करेगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल गया कि कौन सी चीज़ को बनाएगा, वो गेहूं को बनाएगा। अब देखते हैं शर्त, ट्रेड की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन के ऊपर ट्रेड होगा, ठीक है ना। इस तरीके से नेपाल की भी निकाल लेना कॉस्ट रेशो। जब नेपाल की निकालोगे, राइस की निकालोगे नेपाल की, तो 4/10 कर देना, और वीट की निकालोगे तो 8/10 कर देना, और दोनों की तुलना कर लेना। कम लागत किसकी आएगी, कम लागत आएगी आपको वीट का प्रोडक्शन करने में, यानी कम हानि जो होगी ना, हानि हो रही है दोनों चीज़ों को बनाने में, लेकिन हानि को कम करना है ना। तो हानि कम किस में आएगी, वीट के प्रोडक्शन में आएगी। यानी वीट का प्रोडक्शन कौन करेगा, नेपाल करेगा, और राइस का प्रोडक्शन कौन करेगा, इंडिया करेगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं कंडीशन क्या है ट्रेड की, यानी कि लाभ कैसे होगा दोनों देशों को, वो देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इंडिया की 1 यूनिट राइस की बराबर है 1 यूनिट वीट के। यानी इंडिया क्या चाहता है, चावल की 1 यूनिट दे दे, बदले में उसे गेहूं की 1 यूनिट से ज़्यादा मिल जाए तो उसे लाभ होता है, ठीक है ना। यानी 1 यूनिट चावल की देना चाहता है, बदले में गेहूं की 1 से ज़्यादा इकाइयाँ लेना चाहता है। नेपाल क्या चाहता है, नेपाल चावल की 1 इकाई प्राप्त करना चाहता है, बदले में गेहूं की 2 से कम इकाइयों को देना चाहता है। ध्यान से सुनिए, नेपाल के अंदर वीट प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो वो चावल को लेगा, चावल की 1 इकाई प्राप्त करना चाहता है, बदले में क्या चाहता है, गेहूं की 2 से कम इकाइयाँ देना चाहता है। यही तो इंडिया चाहता है, इंडिया 1 से ज़्यादा इकाइयाँ लेना चाहता है गेहूं की, और नेपाल क्या है, 2 से कम इकाइयाँ देना चाहता है। यानी कि 1 और 2 के बीच में कहीं भी इनका जो है इक्विलिब्रियम हो सकता है, कहीं पर इनका ट्रेड हो सकता है। चाहे गेहूं की 1.5 यूनिट दे दे तो भी हो जाएगा,
ठीक है ना। 1.75 यूनिट गेहूं की दे दे नेपाल और 1 यूनिट चावल की ले ले तो भी दोनों को लाभ होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ समझनी जरूरी है, कंडीशन है ये, ठीक है ना। तो ये समझनी जरूरी है। इससे फिर डायग्राम पर आते हैं। चलिए, डायग्राम पर बात करें तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर वीट को लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया है राइस को। फिर है ए बी जो है ये इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और ए सी जो है ये नेपाल का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है, उत्पादन की एक निश्चित मात्रा के ऊपर एक वस्तु की अधिक इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, ये हमें कौन बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। चलिए इंडिया की बात करते हैं। इंडिया अगर 1 इकाई गेहूं की पैदा करता है तो उसे 1 इकाई चावल का त्याग करना पड़ेगा। अगर इंडिया 1 इकाई चावल का प्रोडक्शन करता है तो उसे 1 इकाई गेहूं का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल क्या करता है, अगर गेहूं की 2 इकाइयां बनाता है तो उसे राइस की 1 इकाई का त्याग करना पड़ेगा। अगर नेपाल चावल की 1 इकाई का उत्पादन करता है तो उसे गेहूं की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। अब देखते हैं लाभ कहाँ होता है। इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है 1 यूनिट चावल की दे दूं और बदले में 1 से ज़्यादा इकाइयाँ गेहूं की ले लूँ, यानी 1 से ज़्यादा इकाइयाँ ये लेना चाहता है इस तरफ, ठीक है, और 1 यूनिट चावल की देना चाहता है। नेपाल क्या चाहता है, चावल की 1 यूनिट प्राप्त करना चाहता है, बदले में गेहूं की 2 से कम इकाइयाँ देना चाहता है, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ठीक है ना। तो ये तो 2 से कम देना चाहता है, ये 1 से ज़्यादा लेना चाहता है, ठीक है ना। तो ये एरिया जो होता है ये ट्रेड से होने वाला प्रॉफिट होता है दोस्तों। यानी कि ए बी सी जो एरिया है ये क्या बताता है, प्रॉफिट को बताता है जो ट्रेड से हुआ हमें, ठीक है ना। जैसा टेबल के अंदर है, देखिए यहाँ 1 लेबर लगी हुई थी, यहाँ पर भी 1 लेबर लगी हुई थी। इंडिया ने राइस का प्रोडक्शन किया तो इस वाली लेबर को हटा के यहाँ लगा दिया, तो ये प्रोडक्शन क्या हो गया, 20 हो गया, और ये प्रोडक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर नेपाल जो है वो वीट का प्रोडक्शन करता है, तो वीट का प्रोडक्शन करता है तो यहाँ 1 इकाई लाकर 4 इकाइयाँ बना रहा था चावल की, यहाँ 1 इकाई लगाकर गेहूँ की 8 इकाइयाँ बना रहा था। तो वो इसको हटा देगा, हटाकर इसमें ऐड कर देगा। 1 लेबर 8 बनाता है, 2 लेबर कितने बनाएंगे, 16 बनाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इंडिया तो करेगा राइस का प्रोडक्शन और नेपाल करेगा वीट का प्रोडक्शन। अब लाभ क्या हुआ, देखिए लाभ क्या हुआ, +6 यूनिट ज़्यादा है और -2, यानी कि कंट्री नेपाल को हानि जो हो रही थी वो ज़्यादा थी पहले, अब वो कम हो गई है, कितनी, 2 हो गई है। इंडिया को लाभ हो रहा था लेकिन अब लाभ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो यही है कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। लागतों के अंदर तुलनात्मक अंतर जो होता है उसको इस तरीके से देखेंगे। आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए, उसके अंदर क्या होगा कि तुलनात्मक लागतों के अंदर अंतर होना चाहिए, लागतों के अंदर वास्तविक अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अंतर नहीं होता है ना तो ट्रेड नहीं होगा। जैसे बुक के अंदर इसकी टेबल दे रखी है, वो टेबल देखिए, टेबल के अंदर जब हम बात करें रेशो निकालने की, यानी कि इक्वल कॉस्ट आ रही है, देखिए अगर यहाँ पर हम बढ़ाएं, अगर इसकी टेबल को भी बढ़ाएं, तीसरा पार्ट जो है इसका वो बता रहा हूँ, यानी इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट क्या है, तीसरा पार्ट जो है ना इसका, इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट, लागतों के अंदर जो है समान अंतर क्या है, ठीक है। इसकी टेबल जब बनाते हैं तो देखिए ठीक है ना, ये टेबल है।
लागतों में समान अंतर कैसे है दोस्तों? लागतों में समान अंतर ये है कि 1:2 ही किया है इंडिया का है रेशो, और 1:2 ही किसका है? नेपाल का है। इसको अगर काटें तो 1:2 आएगा, और इसको काटें तो 1:2 आएगा। यानी कि जो हम शर्त देख रहे थे वो शर्त क्या कहती है कि इंडिया गेहूं की 1 इकाई देना चाहता है, ठीक है ना, और 2 से ज़्यादा इकाइयाँ गेहूं की लेना चाहता है। चावल की 1 इकाई देना चाहता है और गेहूं की 2 से ज़्यादा इकाइयाँ लेना चाहता है। और ये क्या करता है? ये क्या चाहता है? गेहूं की 2 से कम इकाइयाँ देना चाहता है और चावल की 1 इकाई लेना चाहता है। तो ट्रेड होगा क्या? ये तो 2 से ज़्यादा लेना चाहता है और ये 2 से कम देना चाहता है, तो ट्रेड नहीं होता। यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक ही होता है, AB। दोनों कंट्री का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सेम होता है, एक के ऊपर दूसरा आ जाता है। तो इससे क्या होता है? ट्रेड नहीं होता। ट्रेड कब होगा? जब कॉस्ट के अंदर डिफरेंस आएगा। कॉस्ट रेशो के अंदर जब डिफरेंस होता है तो ही जो है ट्रेड होता है। तो ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की तो जो थ्योरी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और आशा करता हूँ कि ये थ्योरी आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आई है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।